हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर या इलास्टिसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी के सारे फार्मूले और सारे कंसेप्ट। इससे पहले मैं ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इन पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है अपने पास इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या है कि भाई हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि इलास्टिसिटी किसी चीज़ को खींचते हैं तो अपनी पोजीशन पे आ जाना, या उसको खींचते हैं तो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें चेंज ना लाना, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी को सिंपल भाषा में समझे तो द टेंडेंसी ऑफ अपोज चेंज इन इट्स शेप साइज बाय द बॉडी। मीन्स उसकी शेप और साइज में चेंज करने, जब हम उसकी शेप और साइज, किसी बॉडी के शेप और साइज में चेंज करते हैं तो बॉडी के द्वारा जो अपोज किया जाता है, जो प्रतिरोध किया जाता है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। दूसरा आता है टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको खींच लिया, तो जैसे रबर है, हमने उसको खींच लिया, फिर उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो उसको भी इलास्टिसिटी कहा जाता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे हमारे पास दो बहुत ही फेमस एग्जांपल आते हैं। एक फेमस एग्जांपल आता है कि जो स्टील है वो रबर से ज़्यादा इलास्टिक है या इन कम इलास्टिक है। ओके, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो रबर होता है, आपको सिंपल भाषा में आपको लग रहा होगा कि रबर की ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, लेकिन रबर की ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती है। इलास्टिसिटी स्टील की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी टू अपोज इन चेंज इन इट्स शेप बाय द बॉडी। ओके, तो उसकी टेंडेंसी भी तो अपोज करने की ज़्यादा है। स्टील की टेंडेंसी अपोज करने की ज़्यादा है, रबर की कम है। रबर कम अपोज कर सकता है कि रबर जल्दी खींच जाएगा, लेकिन क्या स्टील जो होगा वो बाद में खींचेगा। इसीलिए स्टील की क्या है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब आता है हमारे पास स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब आता है कि स्ट्रेस को हम प्रेशर के तौर पे भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं है। स्ट्रेस का मतलब होता है, स्ट्रेस भी तीन प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि हमने कोई फोर्स लगा दी, फोर्स किसी एरिया पे लगा दी, उसको कहते हैं स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस पहला आता है अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर ये कोई रॉड है और रॉड का एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और हमने उस पर एफ फोर्स लगा दी, बाहर की ओर खींच के एफ फोर्स लगा दी, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स जो एरिया है, एरिया वेक्टर के 0 डिग्री के एंगल में जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस। अब आता है अपने पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि हमने दबा दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, तो उसके जो ये कण होंगे वो पास पास चिपक जाएंगे। उस केस में भी क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही कहा जाएगा उसको भी, लेकिन क्या होगा, वो कंप्रेसिव होगा। और स्ट्रेस को करते हैं सिग्मा से डिनोट, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स अपॉन ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे लग रहा है। अब आता है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, शेयरिंग स्ट्रेस क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है कि हमने यही रॉड ले ली, रॉड नहीं लिया हमने, इस बार एक बेलन ले लिया और इस पे हमने फोर्स लगा दी। इस बार हमने टेंजेंशियली फोर्स लगाई, इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स नहीं लगाई, बल्कि टेंजेंशियली इस पे फोर्स लगाई। ओके, तो जब इस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाई तो जो इसका एरिया होगा, और ये थोड़ा शेप अपनी चेंज कर लेगा। जब ये अपनी शेप चेंज कर लेगा, ये थोड़ा इस यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ आ गया, डिफॉर्म हो गया, तो इसका जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ टी। टी का मतलब होता है टेंजेंशियल, एफ टेंजेंशियल अपॉन फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ओके, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई बॉडी है और हमने उसको पानी में डाल दिया, तो किसी पानी में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया, तो उसके द्वारा उस पर कोई फोर्स लगाई जाएगी, उसकी चारों ओर कोई फोर्स लगाई जाएगी। और माना कि बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो है पी नॉट और बाहर का है पी, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी विल बी पी माइनस पी नॉट। ओके, पी माइनस पी नॉट, डेल्टा पी विल बी। तो यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो आएगी फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो सारा ले रहे हैं क्योंकि सारा ही एरिया आ रहा है, इसका सारा एरिया कवर होगा इसका, वो लिक्विड में जाएगा, 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D में जाएगा, तो जब
फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, प्रेशर होता है तो प्रेशर या डेल्टा पी भी लिखा जाता है, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी माइनस पी नॉट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आता है हमारे पास स्ट्रेन। वो चीज़ स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को पे स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स लगाया किसी एरिया पे लगाई फोर्स, तो उस फोर्स के द्वारा किसी बॉडी के शेप और साइज में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, अब आता है फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज हमने कोई ये ले लिया, ये रॉड ले लिया और रॉड को हमने खींच दिया नीचे की ओर। ओके, तो इसकी लेंथ एल से डेल्टा एल बढ़ गई, तो टोटल लेंथ होगी एल प्लस डेल्टा एल लेंथ होगी, तो इलास्टिक, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का मतलब होता है, शियर स्ट्रेन का मतलब होता है कि यही बॉडी हमने ले ली और यहाँ पे हमने इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है टेंजेंशियली इस पर फोर्स लगाई, शेयर लगाई, और उसके बाद ये थोड़ा डिफॉर्म हो गया। ओके, अब जो ये डिफॉर्म होता है ये बहुत कम डिफॉर्म होता है। ओके, ये डिफॉर्म बहुत कम होता है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि जो थीटा होगा वो बहुत छोटा होगा। अब टेन थीटा की वैल्यू लेंगे तो डेल्टा एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और अगर थीटा स्मॉल हो तो टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एल, दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। ओके, अब ये शेयर स्ट्रेन कहलाता है थीटा। ओके, अब आता है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन। जैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेस था वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेन भी है। अब आता है हमने किसी बॉडी को पानी में डाल दिया या किसी लिक्विड में डाल दिया, तो जो उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा बॉडी का, और जब वो प्रेशर लगाएगा उस पर, प्रेशर लगेगा उस पर, फोर्स लगेगी तो प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर बनेगा तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम से भी कम होगा, क्योंकि वो कुछ सिकुड़ जाएगा ना वो, तो वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मीन्स जो फाइनल है, फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारे पास फाइनली, तो जो स्ट्रेन होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा वी भी माइनस में ही आएगा। ओके, तो डेल्टा वी बाई बी इज वॉल्यूम स्ट्रेन। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि इसको करते हैं गामा से डिनोट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना था, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वही खींचने वाला डेल्टा एल बाई एल, तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अब आता है ये एल ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाई डेल्टा एल। ओके, इतना आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कि इसको जी से डिनोट करते हैं, और इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये बात मेंशन नहीं की है, लेकिन इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है। तो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड शेयर स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाई एल। वही डेल्टा एक्स जो हमने यहाँ से इधर खींचा था, ये डेल्टा एक्स चेंज आया था, डेल्टा एक्स इधर चेंज आया था, और एल ये, तो डेल्टा एक्स बाई एल। ओके, और फोर्स अपॉन एरिया। अब जी इज एफ इंटू एल अपॉन ए बाई डेल्टा एक्स। ओके, और हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एल को थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे, डेल्टा एक्स बाई एल इज टेन थीटा होता था वहाँ पे, टेन थीटा हुआ था अभी, और थीटा इज वेरी स्मॉल, देन टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो एफ अपॉन ए इंटू थीटा भी हो सकता है। अब आ सकता है हमारे पास बल्क मॉडुलस। अब आता है बल्क मॉडुलस। व्हाट इज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस का मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन इज माइनस डेल्टा वी बाई वी। माइनस का मतलब समझा दिया मैंने, क्योंकि आप यहाँ पे जो वी होगा वो माइनस में आएगा। ओके, तो बल्क मॉडुलस इज माइनस डेल्टा पी वी बाई डेल्टा वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी भी आएगा। ओके, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। ओके, तो डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। अब आ सकता है माइनस पी वी बाई डेल्टा वी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, सारे इसी के नाम है। अब यहाँ पे हमने एक बात मेंशन की है कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। ओके, मीन्स हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा
स्ट्रेस आएगा उसमें और उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेन होगा। ओके, उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी या उसका जो शेप होगा वो मुड़ जाएगा या कितना खींच जाएगा, उसको कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आता है हमारे पास कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व आता है, ग्राफ आता है हमारे पास, उसको समझाते हैं हम आपको। ये वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस ले लिया और एक्स एक्सिस में हमने स्ट्रेन ले लिया। तो क्या होता है कि जब कोई बॉडी है, पहले तो चली चली और यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक सही था, ए पॉइंट तक हम उसको खींच लिए और खींच के छोड़ भी दिए, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। ओके, और बी पॉइंट पे भी ऐसा है, बी पॉइंट से भी हम उसको छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम सी पॉइंट से उसको छोड़ेंगे तो सी पॉइंट से नहीं आ पाएगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। किसी चीज़ को अगर हम ज़्यादा खींचेंगे, किसी चीज़ को अगर हम खींचेंगे 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 तो कुछ समय बाद वो अपनी इलास्टिसिटी की का नेचर खो देगा। ठीक है, तो जितना उसमें डिफॉर्म हुआ था वो, तो डिफॉर्म हुआ था वो परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा उसमें। ओके, परमानेंट ही वो उतनी लंबी बन जाएगी। हम देखते हैं कि जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग को जैसे खींचते हैं तो हम जैसे कम खींचेंगे स्प्रिंग को तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन हम इतनी ज़्यादा खींच देंगे उसको कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा ही ना सके, तो उसको कहते हैं परमानेंट स्ट्रेन। ओके, तो परमानेंट स्ट्रेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और जो ए पॉइंट है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट है। ओके, अब आता है हमारे पास जो ओ बी रीजन है, ओ से बी तक का रीजन है इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक का मतलब है कि बी से भी छोड़ेंगे तो आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। ओके, किसी रॉड को या फिर किसी रबर को बी से छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन जो बी और डी वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो है यहाँ से, ये प्लास्टिक रीजन है। ओके, प्लास्टिक रीजन का मीन्स हम इसको खींचेंगे 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 तो जब ज़्यादा खींच लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। वो आएगा थोड़ी, उसमें स्ट्रेस कम तो होगा, लेकिन स्ट्रेस जब कम होगा उसमें स्ट्रेन भी कम होगा उसमें, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। मीन्स परमानेंटली वो डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंट उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। मीन्स परमानेंट वो जितना खींचा था उतना ही रह जाएगा वो। ओके, तो उसको कहता है प्लास्टिक रीजन। ओके, तो डी के बाद डी तक प्लास्टिक रीजन, लेकिन डी से ई तक, डी से ई तक क्या, डी से ई तक अगर हम खींचेंगे उनको तो डी से ई तक क्या होगा कि डी से ई तक खींचने पे टूटने का डर हो जाएगा। ओके, तो टूट जाएगा वो। ठीक है, कोई भी चीज़, किसी रबर को अगर हम डी से ई तक, ई रीजन तक खींचेंगे तो टूट जाएगा। ओके, और डी जो है वो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो। ठीक है, मतलब यहाँ से स्ट्रेस लगेगा नहीं, ब्रेक हो जाएगा कोई भी चीज़, मीन्स टूट जाएगी। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं पे तक आएगा, डी तक। ओके, डी से आगे ले जाएंगे तो टूट भी सकता है और टूट जाएगा। मीन्स अगर उसको ज़्यादा खींचेंगे, किसी तार को हम ज़्यादा खींचेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम खींचेंगे ना भी, उसको नहीं भी खींचेंगे फिर भी वो क्या करेगा, फिर भी वो स्ट्रेन आएगा उसमें, फिर भी वो खींचता जाएगा, फिर भी वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जाएगा, पतला होता जाएगा और लिक्विड की तरह बन जाएगा, बिल्कुल गिरता जाएगा। ओके, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारे पास डक्टाइल या टेंसाइल। डक्टाइल या टेंसाइल का मतलब होता है लार्ज प्लास्टिक रीजन मीन्स जितना खींच रहे हैं डिफॉर्म हो रहा है और उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है। ओके, तो मीन्स स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन आ रहा है। अब आता है ब्रेटिल का मतलब होता है कि जो स्मॉल प्लास्टिक रीजन का मतलब होता है जैसे अपने पास बिस्किट है, बिस्किट टक से टूट जाता है ना, टक टूट जाता है, हम उसको खींचेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो उसको कहते हैं ब्रेटिल। ओके, अब आता है इलास्टोमर्स का मतलब होता है नो प्लास्टिक रीजन। जैसे रबर है ना, रबर के पास कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता कि रबर को खींचो तो वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। मीन्स रबर को खींचते जाओ या तो टूट जाएगा या तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वहीं पे रुक गया, अपनी जहाँ तक खींचा था वहीं पे रुक गया, ऐसा नहीं होगा जैसे ये मेटल्स में होता है। ओके, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा ब्रिटिल, डक्टाइल और टेंसाइल और इलास्टोमर्स। अब आता है एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। कोई वायर है, हमने उसको खींच दिया, तो जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। जब किसी
जैसे हम किसी बॉल को भी ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ऐसी किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ऐसे ही हम किसी तार को खींचते हैं, किसी वायर को खींचते हैं तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। ओके, तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अप इंटू वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम को यहाँ से डिवाइड में ले जाऊँगा तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम। ओके, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको दूसरा तरीका लिखने का है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, या जो भी मतलब 3 मॉडुलस होते हैं, यंग्स, बल्क और शेयर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, ये इसको ई से, कैपिटल ई से डिनोट कर देता हूँ। तो फिर जो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्ट्रेस इज ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, कैपिटल ई टाइम ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन कितना बन गया, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर, तो 1/2 पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/2 इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आता है जो हमारे पास 2 लास्ट टॉपिक आते हैं, वो आते हैं थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का मतलब है कि हमने किसी वायर को यहाँ पे वॉल से एक साइड से दूसरी वॉल, एक साइड से दूसरी वॉल रख दी। अब यहाँ पे सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, और हमने इसको हीट किया, और इसको इलास्टिक जब हीट करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फैलना चाहेंगे तो इसमें कुछ इलास्टिसिटी का नेचर होगा, तो इलास्टिक नेचर से फैलना चाहेगा, ये अपनी लेंथ चेंज करना चाहेगा, लेंथ को बढ़ाना चाहेगा। जब ये लेंथ को बढ़ाना चाहेगा तो क्या होगा, लेंथ तो ये बढ़ा नहीं पाएगा ना, क्योंकि वॉल लगी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये लेंथ जब बढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, तो इसमें थर्मल स्ट्रेन कितना आएगा, थर्मल स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल। लेकिन डेल्टा एल कितना हुआ चेंज, डेल्टा एल तो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि चेंज तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो लेंथ उसकी इनिशियल थी वही फाइनल भी लेंथ हुई इसकी। लेकिन चेंज कितना होना था इसको, चेंज इसको होना था एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, या एल प्लस डेल्टा एल। एल इसकी ओरिजिनल लेंथ और थोड़ी सी ये एल लेंथ और बढ़ता तो एल प्लस डेल्टा एल। अब हम पढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था हमने कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है, एक मीमी जो स्ट्रेन आता है उसकी वैल्यू होती है एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, तो लीनियर एक्सपांशन होता है, तो लीनियर एक्सपांशन में अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो डेल्टा एल बाई एल आ गया थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू रख देंगे हम, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आती है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल अल्फा डेल्टा टी रख दिया, तो अपॉन एल कर दिया, एल से एल कैंसिल, तो अल्फा डेल्टा टी आ गया हमारे पास थर्मल स्ट्रेन आ गया अल्फा डेल्टा टी। अब आता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल माने कि हीट्स के द्वारा कितना स्ट्रेस आ रहा है उसमें। ओके, और हमने वॉल से भी उसको बांध रखा है, वॉल से, ताकि वो इधर उधर खिसके भी ना, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन हो ही ना। तो स्ट्रेस की वैल्यू आती है गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो गामा इंटू एल, गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी। ओके, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस। ओके, ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन इज चेंज कितना होना था, चेंज होना था इतना, एल अल्फा डेल्टा टी चेंज होना था, लेकिन हुआ कितना चेंज, 0 हुआ ना चेंज, लेंथ में 0 चेंज, तो -0 कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन में बड़ा काम आता है ये वाला। ओके, अब आता है हमारे पास पॉइजन्स रेशियो। लास्ट टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि यहाँ पर हमने कोई बेलन ले लिया, और यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी लेंथ है एल। जब हम इसको इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ बढ़ेगी, इसकी नीचे की ओर खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो आपको पता है कि भाई किसी चीज़ को खींचेंगे, जैसे कि आटे की लोई होती है अपनी, हम खींचते हैं तो उसकी लेंथ लंबी होती जाती है, लेकिन उसका रेडियस वो पतला होता जाता है। ओके, तो ये पतला हो जाएगा तो इसका लेंथ, इसकी रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी। जब रेडियस इसका कम हो जाएगा तो जो डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, ये फाइनल आर है आर, और इनिशियल है ये वाला आर, कैपिटल आर, और जो फाइनल वाला होगा वो कम होगा इनिशियल से, तो कम वाले में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा हमको डेल्टा आर बाई आर में, डेल्टा आर बाई आर। जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो होता है डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो फाइनली हमारे पास आ जाता है माइनस डेल्टा टाइम्स ऑफ आर बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू एल बाई डेल्टा एल। ओके,
आई होप आपको ये सारे क्लियर हो चुके होंगे। माइनस का मैंने समझा दिया कि माइनस क्यों आता है। माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो रेडियस है, ये ज़्यादा रेडियस है, कम रेडियस है डिफॉर्म होने के बाद, और कम में से ज़्यादा को फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो ये प्लस में होता है। ओके, अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।